हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्च फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे भी नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर फिजिक्स का, जो कि राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 15 और सीबीएसई बोर्ड में है चैप्टर नंबर 13। आज अपने इसका पार्ट नंबर 11 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और प्रीवियस वीडियो की तरह इसमें भी अपने क्या करेंगे, दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे, एक तो बीटा क्षय और एक न्यूट्रिनो परिकल्पना। देखो ये तीनों ही टॉपिक है, चाहे अल्फा क्षय है, बीटा और चाहे जो गामा क्षय है, ठीक है ना। अल्फा और गामा क्षय अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और इसमें अपने बीटा क्षय पढ़ेंगे। और बीटा क्षय में ही ये वाला टॉपिक आता है न्यूट्रिनो परिकल्पना वाला। तो तभी अटैच हैं दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तभी अपने क्या करेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखो जितना आपके बुक में है ना उतना ही आप पढ़ो इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, इतने डीपली आपके दिए नहीं हुए हैं। टॉपिक थोड़े हार्ड हैं, ये आपके डीपली इतने दिए नहीं हुए और ज़्यादातर टीचर्स इनको करवाते भी नहीं हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। आप ऐसे मानो भी 20-25% चांस ही हैं इनमें से क्वेश्चन आने के। ज़्यादातर क्वेश्चन या तो क्या है कि अर्धआयु काल वाले टॉपिक में से आते हैं, इससे पहले वाले जो थे, और या फिर क्या आते हैं लास्ट वाले जो इससे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनमें से आते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है वो कम होती है, तभी ये टॉपिक क्या है कि कम करवाते हैं थोड़ा। लेकिन भाई मैं अपनी तरफ से क्या है कि आपको फुल डिटेल जितनी इनके बारे में दे सकता हूँ वो देने की ट्राई करता हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल अगर आप चाहोगे ना भी, इससे ज़्यादा भी हमको मिले भी और इसके बारे में गहराई से, तो वो चीज़ आपके समझ आनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। कईयों के तो यही मुश्किल से समझ आएगा, लेकिन फिर भी चलो मैंने डिटेल दे दी सारी कि जिसको जितना चाहिए वो याद कर ले अपने हिसाब से। मैं अपनी तरफ से 100% आपको टॉपिक ये करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बीटा क्षय क्या है कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिवता की घटना में अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा बीटा कण निकलते हैं और गामा क्या होती हैं, किरणें इसमें निकलती हैं। तो अब बीटा क्या होता है, इसमें बीटा कण होते हैं। तो बीटा कणों के निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बीटा क्षय बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि जब कोई नाभिक एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जित कर क्षयित होता है, मतलब कि नाभिक में से किसका उत्सर्जन होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का और या एक पॉजिट्रॉन का। तो जिस दिन अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म अपने पढ़े थे उसमें लास्ट में आया था कि बीटा क्षय दो प्रकार का होता है, बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप जानती होगी इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक कण होता है, लेकिन इस पर क्या होता है, जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, ठीक है ना। इसको जुड़वां भाई कहा था मैंने इलेक्ट्रॉन का। तो अब इसमें से क्या है कि जब भी बीटा क्षय होगा उसमें दो कण निकलेंगे, इसको तो क्या बोल देंगे, बीटा नेगेटिव या ऋणात्मक बीटा क्षय, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा पॉजिटिव या धनात्मक बीटा क्षय, क्योंकि इसमें ऋण आवेश वाला कण निकलता है और इसमें धन आवेश वाला कण निकलता है। लेकिन दोनों ही कण संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, बीटा कण कहलाते हैं। मतलब इसको भी बीटा बोलेंगे और इसको भी बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो बीटा क्षय में दो प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं, अतः इसकी सामान्य समीकरण भी दो प्रकार की होती है। मतलब बीटा क्षय का जो प्रकार है वो भी दो प्रकार है बीटा क्षय के। अब देखो क्या है कि पहला प्रकार है जो वो आपके पास ऋणात्मक बीटा क्षय, या इसको बीटा नेगेटिव से लिखते हैं, बीटा के ऊपर नेगेटिव लगा के लिखते हैं। तो ऋणात्मक बीटा क्षय जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो बीटा कण निकलेगा वो ऋण आवेश वाला होगा। मतलब क्या होगा, इसमें से निकलेगा क्या, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको म्यू बार से लिखते हैं, का उत्सर्जन होता है। अब देखो भी एक और नई चीज़ आ गई, वो आ गया एंटी न्यूट्रिनो। अब आप कहोगे सर ये तो कण पे कण निकलते ही जा रहे हैं, अब क्या करें। तो एक बार इसको यहाँ पढ़े रहने दो, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, जो पुत्री नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है Z, वो इकाई बढ़ जाता है। जब भी आपका ऋणात्मक बीटा क्षय होगा उसमें ही पुत्री नाभिक बनेगा। पितर नाभिक वो होता है जिसका जो क्या होता है, विघटित होता है नाभिक, और पुत्री नाभिक अपने उस नाभिक को कहा था कि जो विघटन के पश्चात नाभिक बनता है उसको पुत्री नाभिक बोल देते हैं। तो उसका जो परमाणु क्रमांक Z होता है पुत्री नाभिक का, वो जो आपका पितर नाभिक है इससे क्या
होता है, इकाई ज़्यादा होता है, मतलब एक ज़्यादा होता है, एक बढ़ जाता है जब भी बीटा नेगेटिव कण निकलेगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब बात करते हैं इसमें एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये क्या है कि ये भी एक प्रकार का, जैसे आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनकी बात करते हो, ई प्लस आपने पढ़ा अभी, तो उसी प्रकार का ये भी एक क्या है, कण है। एंटी न्यूट्रिनो क्या है, नाभिक से निकलने वाला एक कण है। अब आप सोच रहे होगे भी सर नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो ही तो चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ अब ये कण कहाँ से आ गए, भी पॉजिट्रॉन कह रहे हो आप, एंटी न्यूट्रिनो एक नया आ गया। तो वो क्या है कि उसके बनने की प्रोसेस इसमें आगे आएगी भी, ये वाला जो कण है ये कैसे बनता और क्यों निकलता, उसमें से दोनों चीज़ें आएंगी भी, इसका कारण क्या है निकलने का और बनता कैसे है जो एंटी न्यूट्रिनो है नाभिक के अंदर, वो आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भी जब भी ऋणात्मक बीटा क्षय होगा जेड का मान एक बढ़ेगा। अब ये भी क्या है कि कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है अब से भी सर बढ़ेगा कैसे, तो आपको मैंने क्या बताया था, चिन्ह बताया था कि बीटा नेगेटिव जो कण होता है, बीटा कण होता है जिस पर ऋण आवेश वाला होता है, तो उसका जो चिन्ह होता है ये वाला होता है -1E0। ठीक है ना, -1E0। तो इधर क्या है कि आपका पितृ नाभिक और इधर पुत्री नाभिक है। तो मैंने एक चीज़ और बोली थी कि जब भी आपका कोई भी क्षय होगा, चाहे अल्फा क्षय, चाहे बीटा क्षय, चाहे गामा क्षय, सभी प्रकार के क्षय में क्या होता है, जो संरक्षण नियम है उनका पालन होता है। चाहे वो संवेग संरक्षण का नियम है, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, चाहे वो आवेश संरक्षण का नियम है, चाहे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, सारे नियमों का क्या होता है, इसमें पालन होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आपको इस प्रकार की अभिक्रिया लिखी मिले, इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया बोल देते हैं वैसे, ठीक है ना, वैसे डिटेल में आगे आएगी, नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हमेशा कि जितना जेड का मान इस साइड होगा उतना ही जेड का मान इधर सभी के जेड को मिला के आना चाहिए। यानी इधर जितने भी आपके नाभिक बनेंगे, कण बनेंगे, उन सब के जेड को जोड़ो, वो वाला जेड क्या होना चाहिए, इस वाले जेड की इक्वल आना चाहिए। तो अब वही चीज़ यहाँ पे देखो आप जोड़ के कि अगर मान लो बीटा में जो जेड का मान है वो -1 आता है बीटा के लिए, बीटा नेगेटिव के लिए, तो पुत्री नाभिक में कितना लिखा आपने, Z+1 लिखा है। तो Z+1 और साथ में क्या आ रहा है -1, तो -1 से ये वाला प्लस वाला 1 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, जेड। मतलब कि यहाँ पे किसके संरक्षण का पालन हो रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। क्योंकि जो जितने प्रोटॉन इधर हैं, मतलब जितना प्रोटॉन पर आवेश इधर है उतने ही प्रोटॉन इधर होंगे, प्रोटॉन ही होते हैं ये, जेड जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जेड होते हैं। तो जितनी जेड की वैल्यू इस साइड है उतनी ही क्या होगी, इस साइड होगी इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है भी, ये क्या है कि जो अभिक्रिया है बीटा क्षय की वो है भी जब भी बीटा कण किसी नाभिक से निकलेगा तो ये वाली अभिक्रिया होगी, और साथ में आपके बीटा कण के ये वाला जो कण है एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या है, म्यू है, म्यू के ऊपर बार लगा के इसको एंटी न्यूट्रिनो कण बोल देते हैं। ये एक नया प्रकार का कण है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अलावा अलग अलग टाइप का ये कण होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो आता है, ये तो आपका था ऋणात्मक बीटा क्षय, फिर आता है धनात्मक बीटा क्षय। तो देखो ऋणात्मक बीटा क्षय में तो आपका इलेक्ट्रॉन निकला, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन। और अगर आप सोच रहे हो ना भी सर इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसे लिखा, तो ये परमाणु क्रमांक ना लिख के आवेश लिखा है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। ये आवेश होता है एक टाइप का, क्योंकि इसमें क्या है, वास्तव में ये भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है इसमें, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही है और ये भी इलेक्ट्रॉन पर है। तो ये क्या है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन पर आवेश के कारण ऐसा लिखा है भी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है तो यहाँ -1 लिखा है। अब बिल्कुल वैसा ही क्षय कौन सा आपका, धनात्मक बीटा क्षय है। देखो धनात्मक बीटा क्षय का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो बीटा पॉजिटिव से लिखते हैं अपने, ये भी बीटा कण है, ये बीटा पॉजिटिव कण है, और ऊपर वाला कौन सा था, बीटा नेगेटिव कण था, ठीक है ना। तो इस क्षय में क्या होता है, नाभिक से एक पॉजिट्रॉन और साथ में एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। ऊपर वाला ही जो अभिक्रिया थी बीटा नेगेटिव वाली, उसमें कौन सा कण निकलता था, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन इसमें जो कण निकलता है वो पॉजिट्रॉन निकलता है, और पॉजिट्रॉन के साथ कौन सा कण निकलता है, न्यूट्रिनो कण निकलता है। अब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होते क्या हैं, ये अभी इसी वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो न्यूट्रिनो परिकल्पना थी वो वाला,
ठीक है ना। तो उसमें अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखो भी धनात्मक बीटा क्षय में नाभिक से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और साथ में एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। आप इतनी बात याद रखो भी चाहे तो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का चिन्ह ये है, और एंटी न्यूट्रिनो को ऊपर अपने बार लगा के लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों कण क्या होते हैं, अनावेशित कण होते हैं, मतलब इन पर आवेश कितना होता है, जीरो, और द्रव्यमान भी लगभग जीरो के बराबर होता है, या नगण्य द्रव्यमान होता है इनका, बहुत ही कम यानी जीरो के बराबर द्रव्यमान होता है। तो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण इनको कह देते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण बोल देते हैं। तो इस क्षय में पुत्री नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा, इकाई घट जाता है। अब घटेगा क्यों, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है, निशान होता है, वो ये वाला होता है, +1 होता है। ऊपर वाला जो बीटा नेगेटिव का था या इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था वो -1E0 लिखा था, और पॉजिट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, +1E0 लिखेंगे। तो अब इधर Z का जोड़ करो, आप Z को जोड़ो तो Z -1 और साथ में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये वाला +1 से -1 कैंसिल, तो कितना बचा Z, और इधर भी कितना है, पित्तर नाभिक का Z है। तो Z दोनों तरफ सेम है, मतलब सेम है। ठीक है ना। तो ऊपर ए भी क्या है, सेम है, ए भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, मतलब इधर जितना ए आ रहा है उन सब का योग इस ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे आप रासायनिक अभिक्रियाओं में संतुलित करते हो, उनको संतुलित करके लिखते हो भी, एक साइड जितने अणु या परमाणु हैं दूसरे साइड भी उतने ही होने चाहिए, जितना क्रियाकारक है उतने उत्पाद होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है कि जितनी क्रियाकारक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक है उतना ही उत्पादों के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांकों का योग होना चाहिए। किसका क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए उनका। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, देखो यहाँ मोटी मोटी दो चीज़ें, जो ऋणात्मक बीटा क्षय और धनात्मक, इतनी जो आपने अब तक कहानी पढ़ी है इसमें इतना याद रखो भी, जब भी बीटा नेगेटिव का क्षय होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। बीटा नेगेटिव वास्तव में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और दूसरा जो धनात्मक बीटा क्षय है इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, और साथ में क्या होता है, न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। और दोनों की आपको समीकरण याद होनी चाहिए भी, क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या समीकरण आएगी, और पॉजिट्रॉन निकले तो क्या समीकरण आपके पास आएगी। ठीक है, इतनी बात अगर आप इन्हें याद कर ली तो आपका नहीं गलत होगा कुछ भी। अब इनके उदाहरण दिए हुए हैं, देखो दो उदाहरण दिए हुए हैं। पहला बीटा नेगेटिव का है, तो ये थोरियम दिया हुआ है, ठीक है ना, 90 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर 234 द्रव्यमान संख्या है। तो जब ये विघटित होता है तो क्या होता है, इसके विघटन के पश्चात अपने को एक Pa प्लूटोनियम है या पता नहीं Pa, आप देख लेना आवर्त सारणी में इसका नाम, ये 91 नंबर पे आता है, थोरियम के बाद आता है, और ऊपर 234 ही रहेगी जो द्रव्यमान संख्या रहेगी, और साथ में एक बीटा कण निकलेगा। ये वाला कौन सा है, बीटा नेगेटिव कण है, और ये वाला कौन सा है, एंटी न्यूट्रिनो है। तो ये अभिक्रिया होती है। अब ये केमिस्ट्री की तरह ही आ गया काम, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना भी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में फिक्स होता है भी, अगर कोई एक पदार्थ मान लो HCl से क्रिया करता है तो वो इसी प्रकार ही करेगा, वहाँ पे रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते भी सर इससे ना क्रिया करके ये तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी, जैसा लिखा होता है वैसा आपको याद करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ये वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो वास्तव में होती ऐसी हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे का ऐसे इसको याद रख सकते हो, बाकी याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपसे अभिक्रिया कभी नहीं पूछेगा कि उदाहरण दो इसका। अब बीटा पॉजिटिव क्षय का एक उदाहरण है भी, सोडियम है आपके पास, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, और इधर 12। तो इधर जब ये नियॉन में चेंज हो जाता है और यहाँ पे बीटा क्या निकलता है आपके पास, पॉजिटिव बाहर निकलता है, और साथ में न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो देखो आप यहाँ देखो कि 10 और 1 कितने हो गए, 11 हो गए, तो 11 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। और इधर देखो 91 और -1 कितना हो गया, 90 हो गए, और तो 90 यहाँ पे है। यहाँ 234 है, यहाँ भी कितनी आ रही है, 234 + 0 कितनी आ रही है, 234, और इधर भी 12 + 0 12 ही आ रही है। तो क्या होता है कि सोडियम नियॉन में चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो ये दोनों ही क्या है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो नीचे देखो एक चीज़ लिख रखी है मैंने, वही जो अभी समझाया आपको कि अतः बीटा पॉजिटिव व बीटा नेगेटिव दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियन संख्या A और आवेश का संरक्षण होता है। आवेश का मतलब Z का संरक्षण होता है, यहाँ पे Z भी क्या होता है, वही रहता है।
अब नेक्स्ट देखो होता क्या है कि आपने ये पढ़ तो लिया भी, क्या है कि जब भी बीटा नेगेटिव निकलेगा तो इसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएगा, इसका जब बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो ये घट जाएगा। लेकिन ये आते कैसे हैं, घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, वो अपने क्या है कि इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव क्षय में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों का रूपांतरण क्या होता है। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव दोनों प्रकार के जो क्षय होते हैं, वास्तव में यह विक्रिया किस प्रकार होती है वो देखो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बढ़िया समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो जब ऋण बीटा क्षय होता है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी भी नाभिक से, तो क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं निकलता। नाभिक में क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार निकलेगा वो देखो कैसे निकलता है। तो ये वाला न्यूट्रॉन क्या होता है, अपने आप को निम्न समीकरण के अनुसार एक प्रोटॉन में रूपांतरित कर लेता है। भी क्या होगा, जो आपका पित्तर नाभिक होगा उसका एक न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई एक न्यूट्रॉन क्या होगा तोड़ लेगा अपने आप को, और तोड़ के देखो क्या बनाएगा आपका, एक तो बनाएगा प्रोटॉन, दूसरा क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जिसको अपने बीटा कण बोल देते हैं, और तीसरा इसमें से निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। मतलब प्रोटॉन क्या है टूट जाता है यहाँ पे, और न्यूट्रॉन क्या है टूट जाता है, और न्यूट्रॉन टूट के एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। मतलब न्यूट्रॉन 3 कणों में टूटता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब देखो ऋण बीटा क्षय में ये वाली चीज होती है, तो ऋण बीटा क्षय में क्या होगा, जो पुत्री नाभिक होगा उसमें ये वाला प्रोटॉन जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना। पुत्री नाभिक में क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन जाके जुड़ जाएगा, और क्या होगा, जो उसकी द्रव्यमान संख्या है आपको पता है, जो उसका परमाणु क्रमांक है Z, तो जब Z वास्तव में होता क्या है, प्रोटॉनों की संख्या ही तो होती है, और अब इसमें एक प्रोटॉन आके क्या हो गया, जुड़ गया, तो जो Z होगी वो कितनी बन जाएगी, अब Z+1 बन जाएगी। मतलब पित्तर नाभिक का एक न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में तोड़ लेता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली विक्रिया नाभिक के अंदर ही होती है, ये वाली विक्रियाएं। आप ऐसे नहीं भी न्यूट्रॉन को अलग निकाल के तोड़ सकते हो, ये तीनों कण प्राप्त कर सकते हो, कभी नहीं। स्वतंत्र रूप से आप कभी नहीं भी न्यूट्रॉन अलग निकाल लो नाभिक से और फिर उससे तीनों कण बना दो, कभी भी ऐसा संभव नहीं है। जब आपका तत्व रेडियो एक्टिवता की घटना दर्शाएगा तभी यह घटना होगी, और अपने आप से होगी, आप इसको करवा नहीं सकते घटना को, ठीक है ना। तो इस समीकरण के अनुसार मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। दोबारा देख लो कि वास्तव में होता क्या है कि जो पित्तर नाभिक होता है उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन क्या होता है कि एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है, और ये वाला प्रोटॉन अब किस में जुड़ जाता है, पुत्री नाभिक में जुड़ जाता है। तो पुत्री नाभिक में जब ये वाला प्रोटॉन जुड़ेगा तो मतलब उसकी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या Z+1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बीटा कण होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, जो आपका धन बीटा क्षय है, मतलब बीटा पॉजिटिव है, इसमें क्या होता है कि नाभिक का एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में बदलता है। भाई ऊपर वाले की उल्टी अभिक्रिया होगी इसमें। अब आप कहोगे सर ये अभिक्रिया संभव कैसे है, तो संभव इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। आवेश संरक्षण का नियम कैसे, इस पे +1 आवेश होता है और इस पे क्या होता है, -1 होता है इलेक्ट्रॉन पे, और इस पे क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो पे 0 आवेश। तो दोनों तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, और न्यूट्रॉन पे भी कितना होता है, 0। तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो गया ना। द्रव्यमान जब इन तीनों का जोड़ के देखा तो वो द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर आया, तो ये भी सही चीज़ सही निकली, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, धन बीटा क्षय यानी बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, नाभिक का जो एक प्रोटॉन है, क्या होता है, नाभिक का एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में बदल जाता है। अब इसमें क्या टूटता है, प्रोटॉन टूटता है, और किसका टूटता है, जो आपका पित्तर नाभिक है उसका। पित्तर नाभिक में से क्या हो जाता है कि एक प्रोटॉन निकलता है और वो वाला प्रोटॉन इन 3 चीज़ों में टूट जाता है, ठीक है। तो देखो पित्तर नाभिक का आप परमाणु क्रमांक Z लिखते हो। अब इस Z में से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया और इसने यहाँ पे क्या बना दिया, पुत्री नाभिक बना दिया। तो अब जो पुत्री नाभिक होगा उसमें एक प्रोटॉन की कमी होगी या नहीं होगी,
भी एक प्रोटॉन क्या हो गया, पित्तर नाभिक की तुलना में कम हो गया, तो प्रोटॉन की कमी होगी, मतलब अब इसमें प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, Z-1 रह जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रोटॉन इसमें क्या रहेंगे, Z-1 रहेंगे। तो तभी जो आप ऊपर वाली जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसमें तो Z+1 हो जाता है, क्योंकि पित्तर नाभिक का एक प्रोटॉन इसमें जुड़ जाता है। लेकिन दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा, पित्तर नाभिक का एक प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, और मतलब जो पुत्री नाभिक आएगा उसमें एक प्रोटॉन की इसकी तुलना में कमी होगी। ठीक है ना, तो देखो दोनों ही अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण के नियम का पालन फिर से हो रहा है। कैसे होगा, अब इसमें भी इसमें आप कहते हो भी प्रोटॉन पे कितना है, +1 आवेश है, यही कहते हो। इस पे न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन प्लस पे कितना होता है, +1 होता है, और न्यूट्रिनो पे आप कितना कहते हो, कितना आवेश होता है, 0। तो ये कितना बचा, +1 ही बचा। तो मतलब दोनों साइड आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या, सभी संरक्षण के नियमों का पालन होता है। तो वास्तव में जो बीटा क्षय की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी जटिल है, कठिन है थोड़ी सी अल्फा और गामा की तुलना में। लेकिन आपको क्या है कि समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया, बुक में तो ये क्या है कि जैसे कहानी लिखी होती है ना वैसे लिखा हुआ है, मैंने अलग अलग पॉइंट बना के आपको समझा दिए। ठीक है ना, तो अब वास्तव में समझ में आ गया होगा आपको कि होता क्या है कि ये वाले जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये वास्तव में किसके होते हैं, पित्तर नाभिक के होते हैं। ठीक है ना, पित्तर नाभिक के होते हैं, और पित्तर नाभिक की ये टूट के क्या होते हैं, पुत्री नाभिक में जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ जो चीज़ आएगी, प्रोटॉन आएगा, वो क्या होगा आपका पुत्री नाभिक में जुड़ जाएगा। तो ये वाला प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो मतलब जो इसका परमाणु क्रमांक है Z+1 हो जाएगा अब। और इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन ना निकल के न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन की यहाँ पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब एक प्रोटॉन खत्म हो गया, तो मतलब जो पुत्री नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक 1 कम हो गया। अब आपसे अगर मैं पूछूं भी द्रव्यमान संख्या तो वही रहती है, तो वो कैसे रहती है। तो क्या होता है कि चाहे न्यूट्रॉन बदल के प्रोटॉन में चेंज हो रहा है और प्रोटॉन बदल के न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है आपकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अभी टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हुए या नहीं हुए, हुए नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें प्रोटॉन में हो गया और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, मतलब कुछ खत्म तो हो ही नहीं रहा। तो तभी ए तो क्या रहता है, इसमें समान रहता है, लेकिन जेड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जेड में चेंज कैसे आता है, बीटा क्षय की प्रक्रिया में कैसे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में चेंज होते हैं। ठीक है, हालांकि ये वाले जो कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, नाभिक में नहीं पाए जाते, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो इसका क्या है कि बुक से एक थोड़ा सा उसमें बढ़िया समझाया हुआ है, बुक से पढ़ा देता हूँ आपको, नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बुक से समझ लेना, उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। भी अगर किसी के दिमाग में भी सर ये वाले कण होते तो नहीं है, फिर आते कहाँ से हैं। अब देखो बुक में ये लाइन लिखी हुई है आपके कि क्या होता है कि यह आश्चर्यजनक लग सकता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन व न्यूट्रिनो को उत्सर्जित करता है। जो नाभिक होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी को उत्सर्जित करता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में केवल क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, यही होते हैं। परंतु पूर्ववर्ती अध्याय में हमने देखा, मतलब 14वें चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। जब भी क्या होता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करता है, फोटोन का उत्सर्जन करता है। तो अब आप कह सकते हो भी जो परमाणु होता है उसके अंदर फोटोन उपस्थित होते हैं, नहीं होते उपस्थित। क्या होता है कि फोटोन ऊर्जा का रूप होता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, फोटोन के रूप में। जबकि हम यह कभी भी नहीं कह सकते कि परमाणु में फोटोन होते हैं, वह हम यह कह सकते हैं कि फोटोन क्या होते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। मतलब जब इसमें से ऊर्जा बाहर निकलेगी उस टाइम ही क्या बनेगा, फोटोन बनेगा। ऐसा नहीं भी आप कहो भी सर परमाणु में तो पहले से ही फोटोन होते हैं, तो फोटोन पहले से उपस्थित ना होकर क्या होते हैं, जब भी इसमें से आपके विद्युत चुंबकीय तरंग या ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो तभी क्या होगा, फोटोन का निर्माण होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार क्या होता है, ऐसा ही बीटा क्षय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के लिए होता है। इनका निर्माण उत्सर्जन प्रक्रम के समय ही होता है। ये लाइन याद रख लो, इनका निर्माण कब होता है, जब इनका उत्सर्जन होना होता है ना, तभी होता है, उस टाइम ही होता है इनका निर्माण। ऐसे नहीं भी अलग से पड़े होते हैं नाभिक में, कहीं अलग से नहीं पड़े होते, उसी टाइम बन जाते हैं ये।
ठीक है ना। तो अब बनते कैसे हैं वो आपको समीकरण मैंने ये वाली बता दी है। एक समीकरण तो ये वाली है और दूसरी समीकरण मैंने आपको जो बीटा पॉजिटिव वाली थी वो वाली बताई थी, ठीक है ना। तो ये बुक में एक अच्छा दिया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन। फिर चलते हैं अपने नोट्स पर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आता है बीटा क्षय में विघटन ऊर्जा, ठीक है ना। बीटा क्षय जब होता है तो इसमें विघटन ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपने, वो भी निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अल्फा में तो क्या निकाला था कि जो आपका क्रियाकारक का द्रव्यमान था उसमें से उत्पाद वाला घटा दिया था। उनका नाभिकीय द्रव्यमान जितना क्रियाकारक का था उसमें से उत्पाद वाले नाभिकों का द्रव्यमान अपने माइनस कर दिया था, तो वो क्या आ गया था आपके पास, विघटन ऊर्जा आ गई थी। अब बीटा क्षय होते ही दो प्रकार का है, तो इसमें क्या होता है, जो विघटन ऊर्जा है वो भी दो प्रकार की होती है। दो ही सूत्र होते हैं इसके, इसमें डबल काम हो गया सारा। तो अब देखो क्या है कि विघटन ऊर्जा, बीटा नेगेटिव क्षय में विघटन ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपने और कितनी होती है, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो इसका मेथड है करने का वो मैंने समझा दिया, बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। बुक में आपको दिखा देता हूँ मैं कि बुक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला दे दिया। अब उसके बाद ये डायरेक्ट दूसरे स्टेप में ये निकाल दिया, विघटन ऊर्जा c² ये निकाल दी, ठीक है ना। और इसी प्रकार का फॉर्मूला क्या है बीटा पॉजिटिव में दिया हुआ है, ये वाला। जैसे ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बीटा पॉजिटिव में विघटन ऊर्जा सीधी निकाल दी, mx माइनस my माइनस 2me। अब ये नहीं बताया भी ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है ना। तो अब देखो अपने देखते हैं कि होता क्या है कि जब आपका बीटा क्षय का जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है, ZXA यानी कोई x नाभिक y में विघटित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है। तो अब देखो क्या है कि अपने मान लेते हैं कि जो x नाभिक है यानी x आपका तत्व है, इसका जो नाभिकीय द्रव्यमान है वो mx है और जो y नाभिक है उसका नाभिकीय द्रव्यमान my है, ठीक है ना। नाभिक के द्रव्यमान लिए हैं आपने। तो अब यहाँ पे जो द्रव्यमान क्षति होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान क्षति होती क्या है कि आपको मैंने बताया था कि हमेशा क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो क्रियाकारक में से उत्पादों वाला घटा देंगे। तो mx क्या है, क्रियाकारक है, इसमें से घटाएंगे क्या, my प्लस me, उत्पादों का जोड़ के घटा देंगे। अब आप कहोगे भी सर आपने एंटी न्यूट्रिनो को तो द्रव्यमान ही नहीं लिया। तो क्या है कि यहाँ लाइन लिखी हुई है, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण इसको शामिल नहीं किया जाता, मतलब इसका द्रव्यमान लगभग 0 ही मानते हैं अपने, ठीक है ना। तो लगभग 0 के करीब होता, बहुत ही ज़्यादा कम द्रव्यमान होता है, तो तभी इसको अपने शामिल नहीं करते इस वाली समीकरण में। तो आपके पास जो द्रव्यमान क्षति आएगी वो तो ये वाली आ जाएगी। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है कि वैसे तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास द्रव्यमान क्षति आ गई, इसको c² से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगी, आपके पास विघटन ऊर्जा आ जाएगी। मैंने कहा था कि जो क्षय वाली घटना है ना, चाहे अल्फा बीटा गामा, उसमें इस ऊर्जा को विघटन ऊर्जा कहते हैं, ना कि बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा ओनली एक नाभिक के लिए होती है और यहाँ पे कई नाभिक बन जाते हैं आपके पास, ठीक है ना। एक पितृ नाभिक हो गया, पुत्री नाभिक हो गया, अलग अलग हो गए, तो यहाँ जो ऊर्जा आएगी वो विघटन ऊर्जा होगी। तो अब अपने क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं अपने, इस सूत्र को थोड़ा सा और रूप में बनाने के लिए कि जो आपकी ये 1 नंबर समीकरण आई है ना, इसमें अपने ZME जोड़ने व घटाने पर एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, Z इंटू ME, ठीक है ना। ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा ऐसे कि ऐसे। अब आप ऐसे नहीं कह सकते भी सर आपने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका रीज़न यही है, अभी फॉर्मूला बनाना था मेरे को तभी लिखा मैंने, तो ठीक है ना। अगर आप पूछते भी क्यों लिखा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है अभी ऐसा क्यों लिखा। तो अब ZME अपने क्या किया, जोड़ा और घटाया। तो अब देखो ऊपर वाली समीकरण तो mx, जब ये आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस my और माइनस में me बन जाता है। अब एक बार तो ZME घटा दिया और एक जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। अभी एक जोड़ दो एक घटा दो, टोटल तो 0 ही हुआ दोनों का। तो अब देखो अपने क्या करते हैं कि ये वाला जो mx है और ये वाला प्लस का जो ZME है, इनको अलग रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, और बाकी देखो बचे आपके पास my me और माइनस का ZME, तीनों माइनस के हैं, तो तीनों में से अपने माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालने पर देखो my प्लस का बच गया, और इन दोनों में से मैंने क्या किया कि इस me और इस ZME में से me कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास बचा Z+1,
ठीक है ना। ये आपके सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉमन लिया है मैंने, जेड एम ई और एम ई में से क्या कॉमन ले लिया, एम ई कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा आपके पास जेड प्लस वन। तो अब देखो ये क्या चीज़ है आपके पास, ये वाले जो द्रव्यमान आगे देखो एम एक्स तो था जो आपका एक्स पितर नाभिक है उसका नाभिक का द्रव्यमान। अब आपको पता है कि अगर मैं मान लो ये तो होता है नाभिक, ठीक है ना, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो स्मॉल एम एक्स मैं लिख रहा हूँ वो ओनली इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान है ओनली अंदर वाले नाभिक का, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का। और जेड एम ई, अब आपको पता है कि अगर किसी तत्व का जेड परमाणु क्रमांक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, जेड ही है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई है, तो जेड इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जेड एम ई। मतलब आपका जो तत्व लिया हुआ आपने पितर नाभिक या पुत्री, उसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं ये उस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान आ गया। मतलब जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों का क्या है, ये द्रव्यमान है। तो मतलब नाभिक का द्रव्यमान और प्लस में आपके पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये एम एक्स नाभिक का है और जेड एम ई यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मिलके किसका द्रव्यमान बनता है, सोचो भी। नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, आपको पता है कि वो बनाते हैं परमाणु। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक होता है। तो नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, परमाणु बनाएंगे। तो मतलब ये वाला जो टोटल द्रव्यमान आ गया, ये आपके पास जो एक्स आपने लिया हुआ है तत्व, उसका परमाणुीय द्रव्यमान आ गया, ठीक है ना। कि अगर मान लो आपने हीलियम लिया हुआ है तो हीलियम का क्या है कि ये तो नाभिक का द्रव्यमान ओनली, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का, और प्लस में जो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान जोड़ दिया, तो मतलब ये पूरे हीलियम परमाणु का द्रव्यमान आ गया। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वाई तत्व के लिए, तो जब आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, वाई में जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन या जेड प्लस वन प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, और इतनी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एम वाई तो इसका नाभिकीय द्रव्यमान है, और जेड प्लस वन इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। तो मतलब ये भी क्या बन गया आपके पास, जो वाई तत्व आपने लिया हुआ है उसका परमाणुीय द्रव्यमान। तो नाभिकीय और परमाणुीय द्रव्यमान में एक बड़ा डिफरेंस यही होता है कि नाभिकीय द्रव्यमान में आप इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसमें नहीं जोड़ते, लेकिन परमाणुीय द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान और प्लस में इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के समान होता है। तो यहाँ पे इन जो ब्रैकेट वाली चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एम एक्स और कैपिटल एम वाई, ये स्मॉल थे यहाँ पे, और अब इसको, इस पूरे को मैं क्या लिख रहा हूँ, एम एक्स लिख रहा हूँ, और इस पूरे जो ब्रैकेट का है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एम वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एम एक्स माइनस एम वाई आपके पास आ जाएगा, एक्स का परमाणुीय द्रव्यमान ये है और वाई का परमाणुीय द्रव्यमान ये है, परमाणुीय द्रव्यमान के पदों में आ गया। तो अब विघटन ऊर्जा निकालनी हो तो मतलब आपको परमाणुीय द्रव्यमान को सी स्क्वायर से गुणा कर देना है, ये इसकी क्या आ जाएगी, विघटन ऊर्जा। तो देखो भाई अपनी तरफ से मैंने पूरी आपको समझाने की ट्राई की है, आप एक दो बार इसको देखना, आपके समझ आ जाएगा भाई किया क्या है इसमें। अब बिल्कुल अगर आपने बीटा नेगेटिव क्षय में विघटन ऊर्जा पढ़ ली तो बीटा पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बीटा पॉजिटिव में देखो कि जेड एक्स से बीटा पॉजिटिव क्षय का जो समीकरण है उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है और इसमें प्लस वन ई जीरो यानी पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो कण निकलता है। तो अब देखो माना एक्स और वाई के बिल्कुल सेम ऊपर वाला जो नाभिकीय द्रव्यमान है एम एक्स और एम वाई हैं, और जब अपने द्रव्यमान क्षति निकालते हैं तो एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम ई। अब आप कहोगे भी सर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान एम ई क्यों लिखा, तो आपको मैंने बताया है भी पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, समान। तो आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की जगह पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यूज कर सकते हो, समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है कि क्योंकि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान नगण्य होता है तो अब अतः इसे शामिल नहीं करते अपने इसमें समीकरण में, जो आपने एक नंबर समीकरण है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाली समीकरण में तो आपने जेड एम ई जोड़ा था और घटाया था, इसमें बस इतना चेंज करना है कि जेड माइनस वन एम ई जोड़ना और घटाना है, क्योंकि फिर ही इनके परमाणुीय द्रव्यमान बनेंगे। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे कि ऐसे मैं कहता हूँ डायरेक्ट रट्टा मारनी पड़ेगी आपको, यहाँ आपका रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, देखो पूरी कैलकुलेशन बताई है बुक में, तो ये फॉर्मूला दिया है मैंने, वो पूरी कैलकुलेशन करवाई है। देखो कैसे कि एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई, ये तो ऊपर वाली समीकरण से आ गए।
अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का z-1m आपने जोड़ा और माइनस क्या किया, इसको घटाया, मतलब जोड़ा और घटाया, सेम संख्या को जोड़ा और घटाया, दोनों मिलके दोबारा से क्या होंगे, जीरो होंगे, तो जोड़ घटा सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, खोल लिया, तो जब इसको खोल लिया तो z-m बनेगा इसकी जगह, और ये वाला m जब एक के साथ गुणा होगा तो m आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी सारे के सारे वैसे पड़े रहे। अब क्या किया कि mx था जो, उसमें मैंने z-m जोड़ दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जैसे ऊपर लिखा था, तो mx प्लस z-m इकट्ठा हो गया। और माइनस में देखो क्या आ गया आपके पास, माइनस जब आपने कॉमन लेंगे, अब देखो आपके पास एक ये बचा, एक नेगेटिव का ये बचा, एक नेगेटिव का ये, और एक ये, चार चीज़ें बच गई आपके पास नेगेटिव की। तो अब इस नेगेटिव का m और ये वाला नेगेटिव का m मिलकर क्या बनाएंगे, 2m बनाएंगे। तो वो मैंने लिख दिया। अभी ये वाला माइनस का m और ये वाला जो माइनस का m है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाला 2m बना रहे हैं। चलो ये तो गया। अब रह गए ये वाला, और सॉरी ये वाला तो चला गया, ये वाला क्या हो गया, चला गया, मतलब इन दोनों को तो ब्रैकेट में लिख दिया, तभी काट रहा हूँ इनको भी। ये वाला यहाँ पे आ गया और इधर वाला क्या आ गया, यहाँ पे z-m। अब बचा आपके पास एक तो ये, और एक आपके पास बचा ये वाली चीज़, दोनों ही नेगेटिव हैं, और दोनों में ही क्या है कि नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव कॉमन आ गया, तो my प्लस z-1m आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपने, क्योंकि देखो जो आपका x पितर नाभिक है उसमें जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, z हैं, तो मतलब z-m लिखा, मतलब ये कैपिटल mx लिख सकते हो आप, मतलब x का परमाणुीय द्रव्यमान। अब जो y था, y में इलेक्ट्रॉन कितने थे, y का जो परमाणु क्रमांक था अब z-1 था, तो मतलब इसमें z-1 क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो z-1 इलेक्ट्रॉन का z-1 m होगा। मतलब ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये किसका द्रव्यमान आ गया आपके पास, जो y तत्व है उसका, और माइनस में आ गया 2m, तो वो किसका आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन का। तो अब आपके पास जो द्रव्यमान क्षति की समीकरण बनेगी, अब उसमें -2m एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो जो विघटन ऊर्जा होगी, अब आप क्या करोगे, जो डेल्टा m आया इसको c² से गुणा कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, विघटन ऊर्जा आ जाएगी। तो ये था आपका बीटा क्षय। बीटा क्षय में एक चीज़ और आती है, वो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोल देते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। तो देखो क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। वैसे इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, अगर कई स्टूडेंट्स को दिक्कत है भी, आप इतनी चीज़ नहीं याद रख सकते, कईयों को होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, ये सूत्र याद रख लो बस, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये वाले सूत्र, आपसे ड्राइव करके कभी नहीं पूछेंगे। तो अगर आपके ऊपर वाले स्टेप नहीं याद होते तो आप क्या करो, डायरेक्ट विघटन ऊर्जा का मान याद रख लो भी। ऊपर वाले में तो mx माइनस my c² था, और नीचे वाले में mx माइनस my माइनस 2me c² था, बस इतना याद रख लो, इतना तो याद रख ही सकते हो। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह की बीटा क्षय में होने वाली घटना ही है। जब बीटा क्षय होता है तभी ये वाली घटना कई बार देखने को मिलती है, हर बार नहीं, कई बार देखने को मिलती है कई तत्वों में। तो होता क्या है कि कई बार कई नाभिकों में विघटन के दौरान परमाणु के किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा प्रग्रहण कर लिया जाता है। प्रग्रहण का मतलब उसको कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ लिया जाता है। मतलब नाभिक क्या करता है, कई बार ज़्यादातर जो नाभिक के पास वाला कक्ष होता है, जो आपकी बुक है ना उसमें लिखा हुआ है के कोश के इलेक्ट्रॉन को, आपकी बुक में मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि कहाँ पे लिखा हुआ है के कोश। एक मिनट देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण ये वाला आ गया। तो जो बुक में है ना सामान्यतः के कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो के कक्ष के इलेक्ट्रॉन मतलब जो नाभिक के बिल्कुल पास वाला इलेक्ट्रॉन है वो वाला होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो आपका नाभिक है वो क्या करता है कि अपने पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो पास वाले कक्षक वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या करता है, कई बार ग्रहण कर लेता है इसको। जब ये नाभिक टूटता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कई बार इनमें मिल जाता है, इस नाभिक में मिल जाता है ये। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा प्रग्रहण मतलब कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्रिया को, मतलब जो आपके कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको नाभिक पकड़ लेगा। कई बार ही होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता है।
तो इसको अपने निम्न अभिक्रिया द्वारा दिखा सकते हैं। भी इसमें क्या होगा कि कोई आपका नाभिक X है, पित्तर नाभिक, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेगा और आपके पास जो आएगा, देखो द्रव्यमान संख्या Z है और इसकी -1 है, तो Z-1 आपका पुत्री नाभिक, और ऊपर A और 0 है तो दोनों का योग A, और साथ में आपका क्या निकलता है, इसमें एक न्यूट्रिनो कण निकलता है। ठीक है ना, यह अभिक्रिया ऐसी होती है। इसका उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कॉपर इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण की घटना दर्शाता है। कॉपर अपने क्या करता है, जो उसका बिल्कुल पास वाला यानी 1s कक्षक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है। उसके इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या करता है, अपने नाभिक अपनी तरफ खींच लेता है या उसको अंदर समा लेता है। ठीक है ना, तो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है तो क्या होता है, ये निकल में चेंज हो जाता है, जो आपका कॉपर होता है, और साथ में न्यूट्रिनो होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण की घटना में सामान्यतः है के कक्षक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। के कक्षक मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बिल्कुल पास वाला कक्षक होता है, वह इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के बाद उसका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अब मान लो कि उसने 1s कक्षक से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगी, खाली होगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला गया, इस नाभिक के अंदर चला गया। तो अब क्या होगा कि उच्च कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की जगह लेने आएगा। तो जब आपको पता है कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। और ये वाली तरंगें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण की घटना में निकलती हैं, वो एक्स किरणें होती हैं। तो देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन सी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। तो आपको याद रखनी है, एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण की क्रिया में। ठीक है ना, तो ये तो था भी आपका क्या है, जो बीटा क्षय का टॉपिक। ठीक है ना, बहुत ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था, मैंने ज़्यादा ही करवा दिया इसको, हालांकि इससे ज़्यादा ही करवाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट जब बुक उठाते हैं ना, तो उनको बहुत सारे डाउट आते हैं, भी सर ये होता क्या है। वास्तव में मेरे साथ ये बीती हुई घटना है कि पिछले 2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से ये टॉपिक उठा के लाते हैं, भी सर ये समझा दो मेरे को, तो अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय। तो ये टॉपिक थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस हैं। आपको मैंने पूरा सिंप्लिसिटी तरीके से समझाने की ट्राई की है। हर एक टॉपिक को जो बुक में दिया हुआ है, उसको कई सारे टॉपिक में बांट के समझाया हुआ है। तो इसको आप 2 या 3 बार देखो और कॉपी में लिख के देखो, तब आपके आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बीटा क्षय का टॉपिक था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है न्यूट्रिनो परिकल्पना। ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूट्रिनो परिकल्पना। अब देखो आप में से जो कई स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे, भाई ये एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो क्या बड़ा है, भाई सर ये आया कठूँ। ठीक है, तो अब ये आए कहाँ से, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को कहाँ से लाया गया, कैसे कण होते हैं ये। तो पहली चीज़, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में आप ये याद रखो कि ये आवेशहीन कण है, और इनका द्रव्यमानहीन कण भी कह देते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य होता है। ठीक है ना, तो अब देखो ये कण यानी कि उत्पन्न कैसे हुए, इनको खोजा कैसे गया, वो बताया हुआ है इसमें। तो अब देखो होता क्या है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, भी जब भी आपका बीटा क्षय होगा तो उसमें क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा। संवेग संरक्षण के नियम का कैसे, भी जो आपके पित्तर नाभिक है उसका संवेग होगा बिल्कुल वही संवेग आपका पुत्री नाभिक का, और दूसरे जो कण निकल रहे हैं उन सब के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो पढ़ो इसको, थ्योरी कि यदि बीटा क्षय की प्रक्रिया में पित्तर नाभिक को स्थिर मान लें। भी आपने क्या है कि एक पित्तर नाभिक है और ये बिल्कुल रुका हुआ अपनी जगह पे, और यहाँ पे एक पुत्री नाभिक बन रहा है, एक यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और एक मैं यहाँ पे मान रहा हूँ क्या बन रहा है, एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है। पहले एंटी न्यूट्रिनो नहीं मानता, चलो एंटी न्यूट्रिनो को अपने नहीं मानते, एक बार 2 ही चीज़ें मानते हैं। तो अब अपने क्या मान लें कि अगर पित्तर नाभिक स्थिर है, मतलब इसका जो वेग है वो कितना है, 0 है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, और रुका हुआ ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक तो क्या बनाता है, वाई, और एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अब इसका वेग 0 है, तो संवेग कितना होगा, इसका संवेग भी 0 ही होगा, क्योंकि संवेग होता क्या है, mv होता है। तो mv 0 है तो संवेग भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब जो आपका पित्तर नाभिक अगर वो रुका हुआ है तो उसका संवेग भी क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ संवेग का मान हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो बुक में इसको स्थिर माना हुआ है, तो स्थिर मान के मैं समझा रहा हूँ इसको। तो क्षय के पश्चात नाभिक व इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के संवेगों का योग 0 होना चाहिए।
मतलब क्या होना चाहिए कि अगर मान लो इसका संवेग 0 है x का, तो इन दोनों के संवेगों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों के संवेगों को जोड़ें तो वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि इसका मतलब एक का संवेग पॉजिटिव होगा और दूसरे का संवेग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग का मतलब भी एक जो कण है वो एक दिशा में जाएगा और दूसरा कण क्या होगा, दूसरी दिशा में। मतलब पुत्री नाभिक एक दिशा में जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल रहा है वो इससे विपरीत दिशा में जाएगा। तो दोनों का वेग क्या हो गया, विपरीत हो गया। वेग विपरीत तो मतलब संवेग भी क्या हो गया, विपरीत हो गया। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, देखो विपरीत दिशा में तो होनी चाहिए। और योग 0 कब होगा, जब दोनों के मान भी समान होंगे। मतलब एक -50 है तो दूसरा +50 होगा। दोनों का संवेग समान होना चाहिए और दोनों का क्या है कि जो आपका दिशा है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए। अब देखो -50 और +50 इनके संवेग मान रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ और आप मानो यहाँ पे कि मान लो जो आपका वायु नाभिक है इसका जो द्रव्यमान है वो तो 10 किलो आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो संवेग है वो क्या है कि 50 होने के लिए कितने वेग से गति करेगा, ये वाला जो वायु है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करेगा, तभी दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसका संवेग अपने को 50 करने के लिए क्या करना होगा, एक को किससे गुणा करना होगा, 50 से गुणा करना होगा। तो देखो जो आपका वायु नाभिक है उसका वेग तो आया 5 और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका वेग आया 50। तो मतलब जो कण हल्का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा वेग से गति करेगा। अब समस्या ये हुई यहाँ पे कि चलो संवेग तो 0 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो इनका संवेग 0 होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि जो ये 50 है ना, ये 50 ना आके बस 10-20 के करीब ही आता है। 10-20 के करीब आता है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इसका संवेग है वो कम हो गया। तो टोटल संवेग 0 तो नहीं हुआ। मतलब अगर मान लो मैं इसको 20 मान लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 20 आ गया, तो मतलब संवेग -30 रह गया। लेकिन जो पित्र नाभिक है उसका संवेग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब ऐसे लग रहा था अभी यहाँ पे जो संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपका बीटा कण है या इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है वो जिस वेग से चलना चाहिए ना उस वेग से नहीं चलता। वो प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है, जितनी ऊर्जा उसकी होनी चाहिए थी, कैलकुलेट करके निकालनी चाहिए थी, उतनी ऊर्जा उसकी नहीं होती है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी है थ्योरी में। अतः दोनों एक दूसरे की विपरीत गति करेंगे, क्योंकि पुत्री नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है, अतः इसका वेग कम होगा। वह बीटा कण के द्रव्यमान कम होने के कारण इसका वेग अत्यधिक होना चाहिए, जैसे आपको ऊपर मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। तो वेग क्या होना चाहिए, अत्यधिक। तो परंतु वास्तव में बीटा कणों का वेग व ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, क्या होता है, कम होता है। तो अतः प्रारंभ में यह लगता था कि बीटा क्षय में ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता। मतलब जितनी इसकी ऊर्जा है, जो आपके बीटा क्षय जब होता है उससे पहले वाली ऊर्जा निकलती है, मतलब ये वाला क्षय है, जितनी इसकी ऊर्जा उतनी इन दोनों की ऊर्जा नहीं आती। तो इसका मतलब ये लग रहा था भी इसमें संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा। परंतु 1930 में पाउली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि इन नियमों के पालन हेतु बीटा कण के साथ एक बहुत ही कम द्रव्यमान या लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण का भी उत्सर्जन होना चाहिए। फर्मी ने इन कणों को क्या नाम दिया, न्यूट्रिनो नाम दिया। और न्यूट्रिनो के अलावा एक इसका और एंटी पार्टिकल था, प्रतिकण था, जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहा गया। तो अब फर्मी कहता भी क्या करो भी, इसका संवेग संरक्षण के नियम का पालन करवाने के लिए फर्मी ने ये स्टार्टिंग में मानी थी, ये चीज़ फर्मी ने प्रूफ नहीं की थी। परिकल्पना, न्यूट्रिनो परिकल्पना का मतलब है भी ओनली उसने कल्पना की थी भी ऐसा हो सकता है। एक बार प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया, लेकिन अब जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें इसको सिद्ध भी कर दिया गया है कि वास्तव में ऐसा होता ही है। तो जब भी ये एक्स क्या होता है, वाई, और साथ में यहाँ क्या निकलता है, बीटा कण निकलता है, और साथ में यहाँ पे उसने कहा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि मान लो अब इसका संवेग है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एक्स का संवेग। अब आपको पता है भी इसका संवेग कितना होना चाहिए, मान लो आपके पास -50 आ रहा है और इसका संवेग मैंने कहा था +20 आ रहा है।
तो अब जो +30 संवेग है वो फर्मी ने कहता, जो पाउली कहता कि जो +30 संवेग है ना वो क्या होता है, इन कणों का होता है। ठीक है ना, ये वाले कण भी क्या होता है, वहाँ पे उपस्थित होते हैं बीटा क्षय की प्रक्रिया में। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक अलग कण निकलते हैं जिनका संवेग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों की तुलना में। तो अब वही चीज़ पाउली ने बता दी। पाउली कहता कि बीटा कण अकेले ना निकल के एक कण साथ में और निकलता है, तभी यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। और उसने इन दोनों कणों को क्या नाम दिया, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिनो परिकल्पना किस सिद्धांत को सही करने के लिए दी गई या किस सिद्धांत का पालन करवाने के लिए दी गई, तो आप कह सकते हो संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करवाने के लिए न्यूट्रिनो परिकल्पना पाउली ने दी थी। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जो एंटी न्यूट्रिनो होता है वो न्यूट्रिनो का प्रतिकण होता है जो इससे कुंडलता में भिन्न होता है। अब कुंडलता क्या होती है वो आप रहने दो, वो आगे बीएससी एमएससी की बातें हैं। आप ऐसे मान लो भी जैसे आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, दोनों की प्रकृति क्या होती है, विपरीत। तो पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिनो है वो न्यूट्रिनो के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं और उस गुण को कुंडलता कह देते हैं। अब ये मत पूछना भी कुंडलता क्या होती है, ना ही आपके है ही, नाम दे दिया आपके, इसके बारे में बताया नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन जो इसमें है कि प्रायोगिक रूप से जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कणों का सह सूचन 1956 में रेन्स व कोवान ने प्रस्तुत किया था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि वास्तव में क्या होते हैं, जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हैं वो बीटा क्षय में निकलते हैं। सह सूचन का मतलब उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया था, पता लगा लिया था इस चीज़ का कि वास्तव में ये होते हैं। ठीक है ना, उन्होंने देखा था अपने प्रयोग में कि ये कण क्या होते हैं, इस प्रक्रम में बाहर निकलते हैं। पाउली ने इस परिकल्पना के आधार पर कहा कि संरक्षण नियम नवीन कणों की खोज में सहायक होते हैं। और पाउली कहता भी जब भी आपको ऐसा लगे ना, साइंटिस्टों को तो उसने मैसेज दिया था ये कि जब भी आपको ऐसा लगे कि संरक्षण नियम कहीं पे उल्लंघन हो रहा है, भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का या संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई कण छुपा हुआ है। मतलब क्या है कि जो संरक्षण नियम है वो किसी ना किसी कण की खोज करवा देते हैं, उसने ये कहा था। ठीक है, तो न्यूट्रिनो परिकल्पना का अगर मैं आपको सार कहूँ भी, आप कहो भी सर इसमें क्या आ सकता है, तो आपसे आ सकता है भी न्यूट्रिनो परिकल्पना क्या थी। तो आप इसमें लिख देना कि न्यूट्रिनो परिकल्पना संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करवाने के लिए दी गई एक परिकल्पना थी। इसमें दो कण माने गए, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो बीटा क्षय का प्रक्रम होता है उसमें संवेग और ऊर्जा को सुरक्षित करके रखते हैं। इतना लिख सकते हो आप इसमें। और बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन मैं आपको करवा तब रहा हूँ कि अपने रिस्क ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार का जो फिजिक्स का पेपर आया था ना, वो क्वेश्चन डाल दिए जो कभी सोचे भी नहीं थे किसी ने भी, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो तभी आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपने आपकी फ़िज़िक्स की बुक तैयार कर ली ना, जो बुक में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो तब आपके मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से 100 लाने में से कोई नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आप। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक तो उठाते नहीं हैं और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करते हैं। भी आपकी जब बुक में से ही आएगा तो बुक से बाहर पढ़ते क्यों हो? बुक से बाहर पढ़ना है तो आगे वाली क्लासों में पढ़ लोगे आप डिटेल से, जब कंपटीशन दोगे तब एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। अब एक बार बुक करो आप, अगर आपकी बुक आपकी नींव है फिजिक्स की, अगर आपकी बुक तैयार है ना, या अब बुक में से मैं ये नोट्स बनाता हूँ। नोट्स का क्या अर्थ होता है कि जो बुक में डिटेल में चीज़ दी होती है उसमें से निचोड़ निकाल के, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल के डाल देना नोट्स में। तो इतनी चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका 56 नंबर का पेपर आता है ना, तो 54 या 55 नंबर का पेपर नोट्स में से आ सकता है। कोई 1 या 2 नंबर आपके इधर उधर हो सकते हैं, वो आपके बुक में से आ सकते हैं क्वेश्चन। वैसे मैं जो बुक में दिया हुआ है उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ता अपनी तरफ से तो जो आपके नोट्स में ना हो। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, तैयारी करते चलो। ये वाली टॉपिक हार्ड थे, इसके आगे 2 पार्ट और बनेंगे वीडियो के जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या 2 के 3 बन सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल भी पढ़े हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन भी पढ़े हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से करते चलो, उसके बाद अपने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।